रिइंकार्नेशन ऑफ मैजिकल हीरो एपिसोड 2। जुगनू इस करिश्माई सौदागर शीरी के पूरे सिस्टम को समझने के लिए तैयार था। जब उसने उस वर्चुअल स्क्रीन की तरफ देखा तो कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी अभी जुगनू ने जो शक्तियां इस्तेमाल की थी, यानी किसी भी फिल्म या नॉवल के पावरफुल कैरेक्टर को अपने अंदर समाने की ताकत, वो पहले ही बहुत महंगी थी। वो पूरे 50 क्रेडिट पॉइंट का एक तोहफा था जो शीरी की तरफ से जुगनू को मिला शुरुआत में था। उस जादुई शक्ति की कीमत स्क्रीन बोर्ड पर लिखी थी। उसने कहा, हे भगवान, जिस बाहुबली की ताकत अभी अभी मैंने इस्तेमाल की है वो 50 क्रेडिट पॉइंट का थी। तभी उसने देखा उसके नीचे भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जिन्हें वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और ये भी बहुत जादुई ताकतें थीं। एक के बाद एक उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया। वहां पर 5 बॉक्स रखे हुए थे और हर एक के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। सबसे पहले बॉक्स पर लिखा था हुक्म का इक्का। जब उसने वो डब्बा खोला तो उसके अंदर अलग अलग गोलियां रखी थीं जिनके ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ था। पहली दवाई की गोली थी गुलाम। जैसे ही जुगनू ने उसे छुआ, शीरी की आवाज आए, अगर आप ये गोली किसी भी इंसान को खिला दे तो केवल 10 मिनट में वो इंसान पूरी तरीके से आपके बस में हो जाएगा। ना ही वो खुद से उठ पाएगा, ना ही चल पाएगा। ये दवाएं आपको सिर्फ 10 क्रेडिट पॉइंट पर दी जाएगी, जिसमें आपको इस तरह की एक गोली मिलेगी। जुगनू आगे बढ़ा। दूसरी दवाई पर लिखा था सपनों का भावर। जैसे ही उसका हाथ दवाई के पास आया, शीरी ने फिर कहा, अगर ये दवाएं आप किसी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो वो इंसान सिर्फ 10 ही मिनट में सपनों की दुनिया में खो जाएगा। ये आपको 20 क्रेडिट पॉइंट के बदले एक गोली दी जाएगी। तीसरी दवाई के ऊपर लिखा था पागलपंती। अगर ये दवाएं आप किसी भी इंसान पर इस्तेमाल करते हैं तो वो अगले 5 मिनट में पागल हो जाएगा। इसकी एक गोली आपको 50 क्रेडिट पॉइंट पर दी जाएगी। आप जिस भी इंसान को ये खिला देंगे उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। चौथी दवाई पर लिखा था उल्लू का पट्टा। शीरी ने कहा, ये दवाई अगर आप किसी इंसान को खिलाते हैं तो वो इंसान खुद से कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं रहेगा। वो बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाएगा। इस दवाई का असर 10 मिनट में हो जाता है, फिर जो बोलोगी वो उस पर यकीन करेगा। इतना बेवकूफ़ बन जाएगा कि सब उस पर हंसेंगे। पांचवी दवाई पर लिखा था भूला जल। शीरी ने बताते हुए कहा, ये दवाई सबसे अनोखी है क्योंकि आप जिसे भी ये एक चम्मच पिलाएंगे वो सब कुछ भूल जाएगा। इसका इस्तेमाल आप किसी की भी याददाश्त छीनने के लिए कर सकते हैं। इस दवाई की बोतल आपको 50 क्रेडिट पॉइंट पर मिलेगी। छठी दवाई पर लिखा था पत्थर दिल। शीरी ने जुगनू को चेतावनी देते हुए कहा, नहीं, उस दवाई से दूर ही रहना। अगर ये किसी ने भी खा ली तो उसका दिल पत्थर का बन जाएगा और फिर वो कोई भी इंसानी जज्बातों को महसूस नहीं कर पाएगा। अभी तो ये सिर्फ पहला बॉक्स था जिसकी दवाइयों को देखकर जुगनू भौचक्का रह गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो जो कुछ भी देख रहा है वो सच है या कोई धोखा। लेकिन इस शीरी का करिश्मा तो वो पहले ही देख चुका था, इसलिए उस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। जुगनू दूसरे डिब्बे की तरफ बढ़ा। उसके ऊपर लिखा था कमाल की दवाएं और ताकतें। अब उसकी दिलचस्पी इन सब में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो जल्द से जल्द जानना चाहता था कि इस डिब्बे में क्या खास है। उसने फौरन वो खोला। सबसे पहली दवाई के ऊपर लिखा था सदाबहार। शीरी बताने लगी, अगर आप ये एक गोली लेते हैं तो आप 10 साल और जवान हो जाएंगे। दूसरी तो आप थोड़ी देर पहले ही इस्तेमाल कर ही चुके हैं, जो किसी भी ताकतवर कैरेक्टर की शक्तियों को अपने अंदर बुला सकती है। तीसरी है अमृत। इसे लेते ही आपकी जो भी चोट या जख्म है वो कुछ ही पलों में अपने आप भर जाएगा। इस दवाई से आप शरीर के किसी भी हिस्से की बाहरी या अंदरूनी चोट, जख्म या दर्द को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। चौथा है आब ए शबाब। इस पानी की एक घूंट आपको खूबसूरत और जवान बनाए रखेगी, बस आपको हर हफ्ते एक बार इसे पीना होगा। पांचवी है मिस्टर इंडिया। अपने नाम की ही तरह इसे लेने वाला इंसान जब चाहे गायब हो सकता है और जब चाहे सामने आ सकता है। इनमें से हर एक दवाएं आपको 50 क्रेडिट पॉइंट्स पर मिलेंगी। तीसरे डिब्बे में ज्यादातर औजार रखे हुए थे। उसके ऊपर लिखा था काबिलियत। डिब्बे को खोलते ही शीरी ने सारे औजारों को बाहर निकालते हुए कहा, ये औजार आपकी काबिलियत यानी स्किल्स को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहो, नाच गाना, नाटक, कलाकारी, कारीगरी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग कुछ भी सीखना चाहो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप लड़ाई के दांव पेच भी सीखना चाहते हो तो इन औजारों की मदद से आप ये कर सकते हो। जिस भी औजार को आप खरीदोगे वो अपने आप आपके लिए चलेगा। हर एक औजार के लिए आपको 30 क्रेडिट पॉइंट देने होंगे। चौथे डिब्बे पर लिखा था खेती बाड़ी। उसके अंदर कई सारे बीज, खाद और खेती से जुड़ी अलग अलग चीजें रखी हुई थी। उनके बारे शीरी ने बताया,
अगर आप इनका इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा धान, गेहूं, दालें या कोई भी अनाज अपने खेतों से मिल सकता है। मान लो आपके पास 1 एकड़ खेत है तो आपकी फसल इतनी होगी जितनी 10 एकड़ खेत में से उपजती है। इनमें से किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको 30 क्रेडिट पॉइंट देने होंगे। 5वें डिब्बे पर लिखा था कुदरत। उस डिब्बे के अंदर रखे हुए थे पंचतत्व यानी 5 मूल तत्व जिनसे हर एक इंसान बना हुआ है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और गगन यानी आसान भाषा में कहें तो आग, पानी, हवा, जमीन और आकाश। श्री फिर बोली, ये सारी कुदरती चीजें हैं जिनसे आप अपने आसपास की प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी हैं, इन्हें हर कोई नहीं ले सकता क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको 500 क्रेडिट पॉइंट देने होंगे। श्री ने जुगनू को उन 5 डिब्बों के रहस्य बता दिए थे। इन सब को देख के जुगनू और ज़्यादा हैरान था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या जादुई दुनिया है। ये श्री कैसी जादुई सौदागर है जिसके पास सब कुछ है, हर चीज़ का इलाज है। उससे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना देख लिया हो, बल्कि ये तो दुनिया से बाहर की चीज़ थी। अब श्री ने पूछा, तो क्या आप इनमें से कुछ भी खरीदना चाहेंगे? क्या आप किसी भी दवाई की गोली, औजार वगैरह का फ़ायदा उठाना चाहेंगे? जुगनू ने जैसे श्री की बात सुनी ही नहीं थी। वो अभी भी इन सब चीज़ों के जादू और उसके ख्यालों में खोया हुआ था। श्री ने फिर से पूछा, क्या आप इनमें से किसी भी चीज़ का सौदा करना चाहोगे? श्री की बात सुन वो होश में आया और बोला, हाँ मैं खरीदना चाहूँगा। लेकिन इतना कहते ही वो रुक गया और उसने सोचा, लेकिन उसे खरीदने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो फिलहाल कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं है। तभी उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले ही श्री ने कहा था वो उसे उसके आंगन में पड़े हुए पुराने घास के ढेर और कुछ लकड़ियों के बदले में 150 क्रेडिट पॉइंट दे सकती है। यही याद करते हुए उसने श्री से कहा, मैं खरीदना तो चाहूँगा। उसने सोचा, ये सौदा अच्छा है। घास का ढेर और ऐसी सूखी लकड़ियाँ तो मैं कल जंगल में जाकर फिर इकट्ठा कर सकता हूँ, तो इन्हें श्री को देने में क्या दिक्कत है। यही सोचते हुए जुगनू ने उन चीज़ों का सौदा मंजूर कर लिया। श्री ने भी जवाब में कहा, ठीक है। इतना कहते ही श्री खामोश हो गई। जुगनू तुरंत अपने बिस्तर से खड़े होकर अपने आंगन में चला गया। वो देखना चाहता था कि आखिर श्री उन फालतू चीज़ों का क्या करेगी और उसे यहाँ से लेकर कैसे जाएगी। क्या वो कोई ट्रक मंगाएगी या बैलगाड़ी से ले जाएगी? फिर जैसे ही वो अपने घर के आंगन में आया उसने श्री से सवाल किया, तो ये सब चीज़ें हैं, तुम कब और कैसे अपने साथ ले जाओगी? लेकिन तभी अचानक एक कंप्यूटराइज्ड बीप की आवाज़ आई। जैसे ही जुगनू ने देखा ये आवाज़ किसकी थी तो उसके दिमाग में मैसेज आया कि 150 क्रेडिट पॉइंट उसके करिश्माई सौदे के अकाउंट में पहले ही जमा हो चुके हैं। उसने कहा तो श्री ने पॉइंट्स एडवांस में दे दिए। फिर पूछा, अच्छा तो ये सारी चीज़ें तुम यहाँ से लेके कैसे जाओगी? श्री ने बिना एक पल गवाए कहा, वो सारी चीज़ें यहाँ से ले जाई जा चुकी हैं। जुगनू पीछे मुड़ा और बोल पड़ा, ये चीज़ें तो अभी भी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता उसने देखा आंगन में से घास और सूखी लकड़ियों का ढेर गायब हो चुका है। वो श्री से पूछता, इससे पहले श्री ने उससे पूछ लिया, तो अब आप इन क्रेडिट पॉइंट से कुछ खरीदना चाहेंगे? उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हाँ मैं खेती बाड़ी वाले हिस्से में से बहुत अच्छी किस्म की 2 गायें खरीदना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा दूध देती हों। श्री ने तुरंत बेहतरीन किस्म की 2 गायें जुगनू के सामने हाजिर कर दी और उसके अकाउंट में से 30 क्रेडिट पॉइंट काट लिए। श्री ने और भी कुछ चीज़ें ऑफर करते हुए कहा, अगर आप इनके साथ साथ ये खास चारा लेते हैं तो ये चारा आपको 10 क्रेडिट पॉइंट पर मिलेगा। इसकी खासियत ये है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे आपकी गाय इसे कितना ही खा लें। ऐसे चारे के बारे में सुनकर जुगनू को लगा कि ये उसके लिए सबसे बेहतर सौदा हो सकता है। इसके बाद उसे कभी भी गायों के खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने तुरंत श्री से कहा, ठीक है, मुझे ये चारा आप दे दो। देखते ही देखते पल भर में जुगनू के सामने बेहतरीन किस्म की 2 चितकबरी गायें और एक बड़ा सा चारे का ढेर पड़ा हुआ था। आंगन में से गायों के चरने की आवाज़ आ रही थी। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा, अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही हैं वो बहुत सस्ती है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को बाजार में खरीदने जाता तो पता नहीं कितने पैसे लग जाते। कम से कम एक सूखी घास और लकड़ियों के ढेर के बदले तो ये चीज़ें मुझे कभी नहीं मिलती। अभी तो वो ये सोच ही रहा था कि फिर श्री की आवाज़ आए, इन गायों को रखने के लिए अगर आप एक मॉडर्न और ऑटोमेटिक तबेला खरीदते हैं तो वो आपको सिर्फ 5 क्रेडिट पॉइंट्स पर मिलेगा। इस तबेले की खासियत ये होगी कि ये हमेशा खुद को अपने आप साफ रखेगा, आपको इसे साफ करने का झंझट भी नहीं करना होगा। धीरे धीरे जुगनू श्री की बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा और उसकी हर बात मानने लगा था। जो भी श्री उसे खरीदने के लिए कह रही थी जुगनू वो सब खरीद रहा था। उसने श्री को ये तबेला देने के लिए कहा,
ठीक है, ये मॉडर्न ऑटोमेटिक तबेला भी मुझे दे दो। देखते ही देखते 5 क्रेडिट पॉइंट जुगनू के अकाउंट से कट गए और उसके सामने एक ऐसा आधुनिक तबेला तैयार हो गया जिसमें गायें आराम से रह सकती थी, खा सकती थी, लेकिन ये गंदा नहीं होने वाला था। तबेले के आते ही तुरंत थोड़ी देर में गायों के रंभाने और पांव पटकने की आवाजें आने लगी। वो पगुरा रही थी। जब जुगनू उनके पास गया तो उसे समझ आया कि शायद उन्हें प्यास लगी हो, इसलिए उसने बगल में एक बड़ा सा हौज तैयार किया और उसमें पानी भरने लगा। तभी फिर श्री की आवाज आई, हमारे सिस्टम में एक ऑटोमेटिक हौज भी है, अगर आप चाहें तो उसे 10 क्रेडिट पॉइंट्स पर खरीद सकते हैं। इसका आपको ये फायदा होगा कि ये ऑटो रिफिल है, यानी कभी भी खाली नहीं होगा और अपने आप भरता चला जाएगा। जुगनू ने सोचा कि अगर सच में ऐसा है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसे बार बार गायों के खाने पीने और रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो सब अपने आप ही मैनेज होता जाएगा। यही सोचकर उसने कह दिया, ठीक है, मुझे ये ऑटोमेटिक ऑटो रिफिल हौज भी चाहिए। फिर से देखते ही देखते जुगनू के अकाउंट से कुछ क्रेडिट पॉइंट्स और कट गए और उसके सामने एक बड़ा सा हौज तैयार हो गया जिसमें से गायों ने पानी पिया। एक कोने में खड़ा जुगनू ये देख के सोचने लगा, थोड़ी देर पहले की ही बात थी, मैं शाम को काफी उदास और परेशान था क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब कुछ ही घंटों में मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। आज मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, मुझे इस श्री के जरिए मिल रहा है। मुझे बस श्री को कुछ क्रेडिट पॉइंटें देने होंगे और इसके बाद श्री मेरी हर परेशानी को आसान कर देगी, यानी मेरी सारी परेशानियां और दुख खत्म। ये तो चमत्कार हो गया, मैं कितना लकी हूँ, ये तो चिराग का जिन है। अब जुगनू को कोई दुख और कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि अब तो वो खुशी से झूम रहा था, नाच रहा था बिना किसी टेंशन के। जब जुगनू इन सब ख्यालों से बाहर आया और अपने आसपास की सारी चीजों को देखकर उसका मन सुकून से भर गया, तब उसका ध्यान घड़ी पर गया। रात के 2 बजे बज चुके थे, उसे अब नींद भी आ रही थी। अपनी किस्मत को इस तरह बदलता देख वो खुशी खुशी सपनों में खो गया और नींद आ गई। वो बहुत थका भी हुआ था, इसलिए वो तुरंत ही सो गया। अगली सुबह जब 7 बजे उसकी नींद खुली तो वो चौंकते हुए जागा। वो अपने आसपास देखने लगा, जैसे उसे लगा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना तो नहीं था। वो दौड़कर कमरे के बाहर गया और चारों ओर देखने लगा। वो हैरान था कि अभी भी वो गायें, उनका चारा, पानी का हौज और तबेला सब वहीं पर था। उसे यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई सपना नहीं था। चितकबरी स्वस्थ गायों की तरफ देखते हुए उसने सोचा, ये तो कल रात से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये गायें दूध भी देने लगेंगी। जुगनू पहले भी खेती बाड़ी के काम करता रहता था, इसलिए उसे पता था कि जो गाय उसके पास थी वो बहुत अच्छी किस्म की थी और बहुत ज्यादा दूध देंगी। वो आम गायों से बहुत ज्यादा सेहतमंद और ऊंची नस्ल की थी। जब उसने हिसाब लगाया कि ये गायें कम से कम उसे कितना दूध देंगी तो उसे पता चला कि 2 गायें मिलकर उसे 40 लीटर दूध हर रोज दे सकती हैं। जुगनू अभी जब कमाई के बारे में सोच रहा था तभी उसे ख्याल आया कि अगर वो एक और गाय श्री से खरीद ले तो उसे 60 लीटर दूध हर रोज मिल सकता है, जिसका मतलब कि हर रोज वो 2000 रुपये कमाएगा। जुगनू की हलचल की वजह से तबेले में सोई हुई गायें उठ गईं और उठकर सीधे हौज के पास चली गईं। वहां जाकर उन्होंने पहले थोड़ा पानी पिया और फिर बगल में पड़ी हुई हरी घास खाने लगी। गायों के खाने से भी वो घास कम नहीं हो रही थी। उन्होंने जितनी खाई उतनी ही घास फिर से बढ़ गई। उधर हौज में भी जितना पानी कम होता था वो अपने आप वापस भर जाता था। वो वापस श्री के पास गया और उसने एक और ऊंची नस्ल की गाय खरीद ली। अपने तबेले में एक साथ 3-3 गायों को देखकर जुगनू काफी खुश था और वो फिर से हिसाब लगाने लगा कि अगर मैं इन गायों का दूध रोज बेच दूं तो मुझे महीने के 60,000 रुपये मिल सकते हैं, और अगर धीरे धीरे श्री से कुल 10 गायें खरीद लूं तो मैं एक बड़ा सा तबेला बनाकर यहाँ से रोज शहर को भी दूध बेच सकता हूँ और कुछ ही वक्त में मैं लखपति बन जाऊंगा। ये ऊंची नस्ल की जो गायें जुगनू के पास थी उनका दूध भी बहुत ज्यादा पौष्टिक था, इसीलिए हो सकता था कि उसे इनके दूध के और ज्यादा पैसे मिलते। लेकिन तभी उसके ख्याल टूट गए जब उसने अपने आंगन की जगह देखी। उसका आंगन इतना बड़ा तो बिल्कुल नहीं था कि वहां एक साथ 10 गायों को रखा जा सके। इसलिए उसने अपने आप से ही कहा, मुझे पहले एक बड़ी जगह का बंदोबस्त करना चाहिए। फिर सोचा, वाकई श्री तो बहुत कमाल की जादूगर है, एक ही रात में उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। थैंक यू दादाजी, जो आप नेपाल से वो खुखरी लाए, वरना करिश्माई सौदागर श्री मेरी जिंदगी में कैसे आती। तभी उसे एक और ख्याल आया, अगर मैं थोड़ी ज्यादा जमीन खरीद कर कुछ और खेती बाड़ी के औजार भी श्री से खरीद लूं तो मैं दूध के अलावा खेती बाड़ी करके भी पैसे कमा सकता हूं। एक के बाद एक जुगनू वो सब कुछ खरीदना चाहता था जो उसकी जिंदगी को आसान बना दे और उसे बहुत सारे पैसे कमाने में मदद कर सके। अभी ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम ही रही थीं कि तभी पीछे से किसी की प्यार भरी आवाज उसके कानों में पड़ी।
गुड मॉर्निंग जुगनू, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं। तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। आओ साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। इस मीठी आवाज को सुनकर जुगनू तुरंत पलटा और अपने सामने सोनतारा को खड़े हुए देखा। वो के लिए होश खो बैठा। सुबह सुबह सोनतारा बहुत ज्यादा फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी। उसकी गोरी त्वचा का रंग और ज्यादा निखर के आ रहा था जैसे सूरज की हल्की किरणें। उसने गुलाबी रंग की फूलों के डिजाइन वाली साड़ी पहनी हुई थी। उस पर डोरियों वाला लाल ब्लाउज पहना था जिसकी बाहें छोटी थी यानी मेगा स्लीव्स। उसकी पीठ पूरी की पूरी खुली दिख रही थी और उस पर 2 डोरियां लटक रही थीं। साड़ी के पल्लू से उसकी कमर का गोरा हिस्सा दिख रहा था। वो पतली तो थी ही, साड़ी में उसका शरीर मछली की तरह कटीला लग रहा था। शिफॉन की साड़ी में से झांकती सोनतारा की नाभि को देखकर पल भर के लिए जुगनू की नजरें वहीं चिपक गईं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे सोनतारा उसे अपने पास खींच रही हो। कोई भी जवाब न मिलने पर सोनतारा ने फिर से कहा, क्या हुआ, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई क्या? जब दोबारा उसने सोनतारा की आवाज सुनी तो होश में आते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस मैं तो यूं ही। सोनतारा ने बात जारी रखते हुए कहा, फिर ठीक है, चलो आ जाओ नाश्ता कर लेते हैं। जुगनू के लिए ये बहुत अच्छा मौका था सोनतारा के करीब जाने का, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं नहीं भाभी, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मैं अभी अपने लिए नाश्ता बना ही लेता, कोई बात नहीं। सोनतारा मुस्कुराए, उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। वो शर्माते हुए जुगनू से बोली, इसमें तकलीफ की क्या बात है, अपने पड़ोसी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो तकलीफ तो तुमने उठाई हमारे लिए, तो इतना तो हमारा करना बनता है ना? सोनतारा के कई बार बुलाने पर भी जुगनू नहीं जा रहा था तो वो खुद दीवार लंघ के जुगनू के आंगन में आ गई। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? जब सोनतारा उसके करीब गई तो उसके बदन की खुशबू से जुगनू पागल होने लगा। ऊपर से सोनतारा ने जो ब्लाउज पहना था उससे उसकी छाती का भाग काफी ज्यादा दिख रहा था। जुगनू की नजरें वहां से ऊपर उठ ही नहीं पा रही थी। वो एक जवान लड़का था और अभी तक किसी लड़की के जिस्म को उसने छुआ नहीं था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ नाश्ता नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानती हैं ना, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बातें बनाने में वक्त नहीं लगता। मुझे डर है कि अगर ये बातें केसर भैया को पता चल गई तो आपके और उनके बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते पर असर पड़े। जुगनू जो बोल रहा था वो उसके ख्यालों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। मन में तो जुगनू यही सोच रहा था, पता नहीं कोई आदमी अपनी इतनी खूबसूरत और जवान बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है, या तो उसे लड़कियों में दिलचस्पी ही नहीं है या फिर उसने कभी अपनी दोनों आंखें खोलकर अपनी बीवी को नहीं देखा, तभी केसर भैया इन्हें यहाँ अकेला छोड़कर गए होंगे। जुगनू अभी अभी जवान हुआ था, उसके लिए ऐसे ख्याल आना बहुत साधारण बात थी। अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सोनतारा जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देख वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो वो इतना जोर जोर से खिलखिला रही है। सोनतारा ने उसे खींचते हुए कहा, मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हें इस बात का डर है कि गांव वाले क्या कहेंगे या फिर तुम्हारे केसर भैया को पता चल गया तो क्या होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस बात का भय है कि कहीं तुम्हारी होने वाली बीवी को खबर हो गई तो कहीं वो तुमसे शादी के लिए इनकार ना कर दे या फिर कोई तुम्हें अपनी बेटी ही ना दे, है ना? मैं सच कह रही हूँ ना? उसकी बातें सुनकर जुगनू भी हंस पड़ा। ये बहुत अच्छा मजाक था भाभी, क्या आपको लगता है कि मेरी ऐसी हालत देखकर कोई भी मुझे अपनी बेटी देगा? बेटी देना तो दूर की बात है, कोई तो मुझे नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में मेरी शादी कैसे और कहाँ होगी, कौन लड़की मुझे पसंद करेगी? वैसे भी ऐसे छोटे से गांव में लड़के और लड़की के बीच प्यार जैसी कोई बात नहीं होती। ज्यादातर परिवार ही रिश्ते तय करते हैं और जुगनू का तो अब इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ के ला सकता। खासकर जुगनू के लिए तो ये और ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो एक तो अकेला था, ऊपर से उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो अपनी बीवी को सुख सुविधा दे सके। ऐसे में उसकी कभी शादी होगी भी या नहीं ये भी उसे पता नहीं था। हाँ, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अगर कोई उसे अपना घर जमाई बना ले तभी उसे कोई लड़की मिल सकती थी। लेकिन जुगनू के तेवर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे कि वो किसी का घर जमाई बन जाता। लेकिन अब धीरे धीरे जुगनू के हालात सुधर रहे थे। उसके पास अब जादुई सौदागर श्री थी जो पल भर में उसकी किस्मत बदल सकती थी। सोनतारा को डर था कि कहीं उसकी कोई बात जुगनू को दुखी ना कर दे। उसने तो मजाक ही किया था, लेकिन जुगनू ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वो बात बदलते हुए बोली, वैसे अगर मेरी मानो तो मुझे नहीं लगता कि तुम कोई आम इंसान हो, तुम में जरूर कुछ खास है। देखा नहीं कल रात को तुमने उन सबको एक झटके में कैसे हरा कर भगा दिया।
हमें पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई लड़की तुम्हारे अंदर के इन सब गुणों को बहुत जल्दी जान जाएगी और तुम पर दिलहार बैठेगी। सोनतारा बहुत ध्यान से अपने शब्द चुनकर बात कर रही थी। जुगनू को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भाभी, आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचती हैं। मुझे भी यही लगता है कि बहुत जल्द मैं अपनी तकदीर बदल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब बातें बहुत हो गई हों तो जाओ, जाकर अपने हाथ मुंह धो लो और फिर नाश्ता करने के लिए आ जाओ, वरना ठंडा नाश्ता पसंद नहीं आएगा तुम्हें। इतना कहकर सोनतारा अपने घर के अंदर चली गई और जल्दी ही हाथों में नाश्ते की छाली लिए हुए बाहर आ गई। तब तक वो भी अपने हाथ धोकर आ चुका था। जुगनू अपने आसपास तौलिया ढूंढने लगा ताकि वो हाथ पोंछ सके, लेकिन उसे कहीं तौलिया नहीं दिखा। तभी सोनतारा थोड़ा सा घूमी और अपनी कमर की ओर इशारा करते हुए उसमें उड़सा हुआ एक रुमाल दिखाया, जैसे वो जुगनू से कह रही हो कि वो इसी रुमाल से अपने हाथ पोंछ सकता है। उसने रुमाल को निकालने के लिए सोनतारा की कमर के पास अपना हाथ रखा। जैसे ही उसकी भीगी हुई उंगलियां सोनतारा के बदन को जरा सी छुई, सोनतारा के बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पल भर के लिए जुगनू की उस छुअन को महसूस करती रही। जुगनू ने रुमाल निकाल लिया था। वो उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे वो समझ रहा था कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी। उसने आवाज देते हुए कहा, भाभी लाइए, ये मैं पकड़ लेता हूँ। इतना कहकर उसने सोनतारा के हाथों से थाली और चाय का कप ले लिया। थाली को पकड़ने के लिए जुगनू ने अपना हाथ बढ़ाया तो सोनतारा ने थाली के साथ साथ अपना हाथ भी उसके हाथों में रख दिया और उसकी उंगली जुगनू के हाथों को छूने लगी। अब सोनतारा का संतुलन धीरे धीरे खुद पर से बिगड़ने लगा था। जैसे वो जुगनू से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने अंदर लगी हुई आग को वो आज बुझा देना चाहती थी। धीरे धीरे सोनतारा उसके इतने करीब आ गई कि उन दोनों के बीच से हवा भी पार नहीं हो सकती थी। उसकी छाती जुगनू की छाती से टकरा रही थी। वो उसकी छातियों की गर्मी महसूस कर पा रहा था। उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन वो इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उन दोनों को आगे जाकर किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। यही सोचकर उसने 2 कदम पीछे ले लिए और सोनतारा से मजाक में कहा, वैसे भाभी जी, अब मैं इतना भी छोटा नहीं रहा कि आपको मुझे खिलाना पिलाना पड़े। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद से खा सकता हूँ। सोनतारा बोली, पता है मुझे, तुम अब छोटे नहीं हो, लेकिन जब हम पिछले साल शादी करके आए थे तब तो तुम छोटे ही थे। बड़ी जल्दी जवान हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी और हमारी उम्र में खास अंतर नहीं है। तुम हमसे सिर्फ 4 साल छोटे हो। 26 की तो है हम, तुम 22 के होगे। इन सब बातों के बीच दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता कर लिया। नाश्ता खत्म होते ही जब सोनतारा सारे बर्तन लेकर वहां से जा रही थी, तभी जुगनू ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब उसने सोनतारा को रोका तो वो रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जुगनू की आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी, जिसे पहचानते हुए सोनतारा मुड़ी और उसने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? दरअसल भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको पता है कि आपके कमरे की दीवार में एक छोटा सा छेद है? जुगनू पहले तो ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो ज्यादा इस बात को उससे छुपा भी नहीं सकता था। उसे लगा ये एक औरत के साथ बेईमानी होगी, इसलिए डरते हुए ही सही, लेकिन उसने सोनतारा से ये बात कह ही दी। छेद? कैसा छेद? मेरे कमरे की दीवार में कोई छेद है? सोनतारा ने अपने ऊपर के होंठ से नीचे के होंठ को अंदर खींच के दबाते हुए पूछा। जुगनू समझ नहीं पा रहा था कि वो सोनतारा को इसका जवाब कैसे दे, लेकिन आज उसने मन बना लिया था कि वो भाभी को सब कुछ सच सच बताकर ही रहेगा। जुगनू की बात सुनकर सोनतारा ने जैसे यकीन नहीं किया। वो फिर बोला, जी भाभी, हमारे घर के बीचों बीच जो दीवार है उसमें एक छोटा सा छेद है। जितनी जल्दी हो सके आपको उस छेद को भरवा देना चाहिए। बताते हुए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसमें से उसने सोनतारा को कई बार देखा था। वो सब कुछ देख चुका था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसे उस रात की याद आ रही थी जब उसने अलमारी खिसकाई थी और दीवार का वो छेद उसे मिला था। फिर उस रात उसने सोनतारा को पहली बार निर्वस्त्र होकर नहाते हुए देखा था। फिर तो रोज उसे देखना उसकी आदत बन गई थी। अब जुगनू सोनतारा के जिस्म के हर एक हिस्से से वाकिफ था। उसके गोरे जिस्म पर कहाँ कहाँ और कितने तिल हैं, कहाँ जन्म का निशान है, सब कुछ। लेकिन उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे सोनतारा को उसकी हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जबकि बात कुछ और थी। न सिर्फ सोनतारा उस छेद के बारे में जानती थी, बल्कि वो ये तक जानती थी कि वो छुपकर उसे नहाते, कपड़े बदलते हुए देखता था, क्योंकि देखने वाला वो अकेला नहीं था। जुगनू ने एक बार अपनी तरफ से उस छेद को ढक भी लिया था, लेकिन फिर वो खुद पर ज्यादा वक्त तक कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसने फिर से उसे खोल दिया। पर अब उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
कुछ दिनों से सोनतारा उसके साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रही थी कि उसे लगने लगा था वो उसके साथ गलत कर रहा है, इसलिए उसने सच बताने की ठान ली थी जिससे सोनतारा ही छेद को बंद कर दे। जब वो उसे खोल नहीं पाएगा तो फिर उसके मन में वैसे ख्याल भी कभी नहीं आएंगे। बता कि शर्म के मारे जुगनू का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो भाभी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। तभी सोनतारा ने पूछा, अच्छा अगर वहां पर कोई छेद है तो तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने उससे मुझे कभी देखा है? वो जुगनू के बहुत पास आ गई थी, इतना पास कि वो उसकी तेज धड़कनें सुन पा रहा था, उसकी गर्म सांसें उसे छू रही थी। जब उसने नजरें उठाकर सोनतारा की तरफ देखा तो उसका चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था, उसकी छातियां भी उस पर झुकी हुई थी बल्कि छू रही थी। उसने मुश्किल से खुद को संभाला क्योंकि वो आंगन में थे। ऊपर से सोनतारा का चेहरा भी किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। वो 2 कदम पीछे हट गया और लंबी सांसें लेने लगा जैसे वो अपने अंदर की हलचल को शांत करना चाहता हो। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं भाभी, मैंने तो कभी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। उसकी जबान जवाब देते वक्त लड़खड़ा रही थी और पसीने छूटने लगे, जबकि दूसरी तरफ सोनतारा ये देख के मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सोनतारा ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, ऐसे कैसे? उस छेद को भर दूं? अभी तक तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है, ये छेद तब तक नहीं भरेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसे लगा कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी, इसलिए उसने सफाई देते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहता था कि वहां पर क्या हो रहा था जब ठाकुर रतन सिंह और उसके साथी आए थे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच्ची। जुगनू की घबराहट देखकर वो मुस्कुराने लगी, तुम डरे हुए काफी मासूम लगते हो, लेकिन घबराओ मत, तुमने अभी तक सिर्फ उतना ही देखा है जितना हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। इतना कहकर वो वहां से पलटकर अपने घर में भाग गई। उसकी पायलों की छन छन उसके साथ बजती हुई चली गई। वो जिस तरह से वहां से शर्माते हुए गई थी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था, और वो इस तरह शर्माते हुए वहां से क्यों चली गई। उसने अपने सर पर ही हाथ रख कर कहा, आप नहीं जानती भाभी, मैंने सब कुछ देख लिया, आपको कुछ भी नहीं पता। ये सब वो सोनतारा से कह नहीं पाया। फिलहाल जुगनू ने वो बर्तन उठाए जिसमें वो उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी और उन्हें मांजने चला गया। मांजते वक्त भी उसे सोनतारा की नज़दीकी का एहसास हो रहा था। वो लम्हा जब वो उसके इतने करीब आ चुकी थी कि जुगनू को उसके बदन की खुशबू मदहोश कर रही थी। फिर उसने खुद से कहा, भाभी अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन आप कुछ भी नहीं समझ पा रही हैं कि मैं क्या समझाना चाहता था। तभी उसे वो बात याद आई, तुमने अभी तक सिर्फ उतना ही देखा है जितना हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। ट्रांजिशन एसएफएक्स। थोड़ी ही देर में जुगनू ने सारे बर्तन दीवार में बनियाले में रख दिए और आंगन साफ कर दिया। तभी सोनतारा भी बाहर निकल आई। जब उसने देखा जुगनू के सारे कपड़े मैले हो चुके थे, उसका चेहरे पर भी मिट्टी लग गई थी। वो बोली, एक काम करो, तुम मुझे अपने सारे कपड़े दे दो, मैं आज तुम्हें धोकर वापस कर दूंगी। वैसे भी अब तुम्हें ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जुगनू ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मैं अपने कपड़े खुद धो सकता हूँ। वो नहीं चाहता था कि इसी बहाने उसके और सोनतारा के बीच कोई नज़दीकियां बढ़ें। लेकिन सोनतारा ने फिर जोर देते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं वैसे भी अपने सारे कपड़े धोने ही वाली हूँ, तुम्हारे भी धो दूंगी, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो। और वैसे भी तुम्हें कहाँ समय मिलता है अपने ये सारे काम करने को, तुम पर ऐसे गंदे कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो सही होगा कि मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। जुगनू को लगा कि सोनतारा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो कल रात का एहसान चुकाना चाहती है, इसीलिए उसने ज़्यादा बहस नहीं की। ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। वो बोली, अरे अंदर क्यों जा रहे हो, कमीज यही उतार के दे दो, मुझसे क्या शर्माना। उसने जबरन उससे कमीज वहीं उतरवा ली। उस बहाने उसने जुगनू के जवान जिस्म पर भी करीब से भरपूर नज़र डाल ली। मैं बाकी कपड़े बदल के आता हूँ। इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया और अपना गंदा पैंट उतार के दूसरी साफ कमीज और पैंट पहन लिए। अब उसके सीने पर सफ़ेद शर्ट और नीचे ब्लू कलर की जीन्स थी। बाहर आते ही उसने कपड़े सोनतारा के हाथों में थमा दिए। उसने कपड़े लेते हुए कहा, ये हुई ना बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगली बार से कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए संकोच मत करना, मुझे तुम्हारे काम करना अच्छा लगता है। और वैसे भी देखो तो, इन बदले हुए कपड़ों में तुम कितने जंच रहे हो। तुम्हें इस तरह देख के तो कोई भी लड़की तुमसे प्यार करने लगेगी। सच्ची इन साफ कपड़ों में आज तुम कुछ और ही गजब ढा रहे हो।
जुगनू जब भी सोनतारा को इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए बात करते देखता तो उसे उसका चेहरा बिल्कुल किसी खिले हुए लाल गुलाब के फूल जैसा लगता था। वो थी भी कितनी सुंदर। सोनतारा ने जुगनू के कपड़े बगल में दबाए और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वैसे तुम्हें पता है कि गंदे कपड़े कौन पहना करते हैं? छोटे बच्चों को ही गंदे कपड़े पहने रखने की आदत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, आप जब देखो तब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, कितनी बार समझाऊं मैं आपको, मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये बात सुनते ही वो उसके और पास आते हुए बोली, बहुत अच्छा, तो तुम बड़े हो चुके हो। ठीक है, तो फिर तुम्हें साबित करना होगा। जिस दिन तुम कोई बड़ों वाला काम करोगे उस दिन मैं मान जाऊंगी कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। ठीक सुन के जुगनू ने नाराज होते हुए कहा, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ध्यान से मेरी तरफ देखेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। जरा मेरे चेहरे, मेरी बॉडी को देखिए। उसने अपनी मुट्ठी बंद करके बाजुओं की मसल्स दिखाई। अपनी मछलियां दिखा रहे हो बाबू? ठीक है, फिर वक्त आने पर आजमा लेंगे कि तुम छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो चुके हो। इतना कहकर वो कपड़े लेकर वहां से चली गई। जुगनू को पता नहीं क्यों आज सुबह से ऐसा ही लग रहा था जैसे सोनतारा की बातों में कोई और बात छुपी हुई थी, जैसे वो कहना कुछ और चाहती है, बोलती कुछ और है। लेकिन इन सब बातों को दिमाग से हटाते हुए उसने अपने आंगन के दरवाजे को देखा जो कल रात से टूटा पड़ा था। आज उसे किसी बढ़ई को बुलाकर उसकी भी मरम्मत करवानी थी। फिर उसने सोचा कि बाहर का आदमी उसके नए तबेले और गायों को देख लेगा तो उसका मन नहीं किया कि वो बाहरी आदमी को अपनी गायों पर बुरी नज़र डालने दे। उसने तय किया कि इस दरवाजे की मरम्मत वो खुद ही करेगा। वो सारे औजार लेकर दरवाजे के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में ठोक पीट के लकड़ी के दरवाजे की मरम्मत कर डाली। लेकिन जब उसने दूर से देखा तो पता चला कि अभी भी वो गाय और तबेला बाहर आते जाते लोगों की नज़र में आ सकते हैं। वो पसीने में भीग चुका था और थक भी गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गायों को लोगों की नज़र से बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तभी ख्याल आया कि क्यों ना इसका भी उपाय श्री से पूछा जाए। जैसे ही उसने श्री को याद किया तो उसकी आंखों के सामने हवा में एक चेहरा बनने लगा। ये एक मायावी औरत का चेहरा था, दो कई छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके बना था, उसमें कई रंग के बिंदु थे। वो चेहरा हिल रहा था। फिर सामने एक वर्चुअल स्क्रीन आ गई जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही थीं। सिस्टम के बाजार में से उसने एक लंबी और बड़ी दीवार पसंद की और 5 क्रेडिट पॉइंट के बदले दीवार को खरीद लिया, जो देखते ही देखते जुगनू के आंगन के बाहर खड़ी हो गई। दीवार 10 फुट की थी। अब कोई भी बाहर से जुगनू के आंगन में झांक नहीं सकता था। उसे अब जाके चैन मिला। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी गायों को देखे, वरना किसी को भी शक हो जाता कि उसके पास इतनी अच्छी नस्ल की गायें कहाँ से आई, वो भी रातों रात। लेकिन तभी शीरी की आवाज़ आए, अभी अभी जो दीवार तुम्हें मिली है वो सिर्फ 1 महीने तक यहाँ पर बनी रहेगी, इसके बाद उसे बनाए रखने के लिए तुम्हें दूसरे पॉइंट्स खर्चने पड़ेंगे। जब उसने लकड़ियाँ और सूखी घास बेची थी तब उसे लगा था कि 150 क्रेडिट पॉइंट्स बहुत होंगे, लेकिन जैसे ही उस सौदागर शीरी से धीरे धीरे उसने चीज़ें खरीदना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि ये 150 क्रेडिट पॉइंट बहुत जल्द खत्म हो जाने वाले हैं। उसे फिर से क्रेडिट पॉइंट हासिल करने के लिए शीरी के साथ कोई नया सौदा करना पड़ेगा। यही सोचते हुए वो बोला, कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तो मेरी ज़रूरत का सामान मेरे पास है, बाद का बाद में देखा जाएगा। धन्यवाद। शीरी गायब हो गई और स्क्रीन भी। अचानक उसे अपने पिता और दादा की याद आने लगी। वो सोच रहा था कि काश वो उन्हें ये सारी चीज़ें दिखा पाता, और आखिर शीरी भी तो उसे अपने दादा की वजह से ही मिली थी। जब जुगनू अपने दादाजी को याद कर रहा था तभी उसे उनके आखिरी पलों में कही हुई बात याद आई, मेरे बच्चे, तुम्हें हमारे खानदान को आगे बढ़ाना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके अपना परिवार शुरू करना। अब इस वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यहाँ तक कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली और उनकी मौत हुई तब भी उनकी आंखों में जुगनू, उसके अकेलेपन और उसके भविष्य की चिंता थी। जुगनू घर से निकला और एक दुकान पर जा पहुंचा। वहां से उसने दिया और बाती खरीदे और साथ ही कुछ घी भी खरीद लिया। लेकिन जब वो दुकान से सौदा ले रहा था तभी उसे आसपास के लोगों की बातें सुनाई दी। बगल में चबूतरे पर बैठा एक लड़का बाकी सब की तरफ देखकर कह रहा था, अरे तुम्हें पता चला कल रात को क्या हुआ? इस जुगनू ने ठाकुर के बेटे और उसके साथ उसके 17 और साथियों को अकेले मार गिराया और जेई नहीं उन पे जुर्माना लगा दिया। बहुत पैसा भी झटक लिया। पास बैठे दूसरे लड़के ने भी बात में बात मिलाए, अरे हम सुने हैं कल अकेले जाने बहुत सारे लोगन को पीट पाट दियो और तो और जाने तो रतन ठाकुर की नाको तोड़ डाली। इतना कहकर वहां बैठे सारे लोग एक साथ ठहाके लगा के हंसने लगे।
जुगनू जान गया था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो अब पूरे गांव वालों को पता चल गया है। लेकिन इससे रतन भी काफी गुस्से में होगा। पूरे गांव के सामने उसकी नाक जो कट गई बल्कि टूट गई। सुबह के 9 बजे बज चुके थे। वो अपने खेत की ओर बढ़े जा रहा था। काफी सारे किसान अपने अपने खेत पहुंच चुके थे, इसीलिए रास्ते में कोई और मिला नहीं। कुछ ही देर में वो अपने खेत के पास पहुंच चुका था। उसका भवानीपुर गांव नेपाल और भारत की सीमा के बीच पहाड़ों के पास था। ये बहुत सुंदर जगह थी, लेकिन बारिश की वजह से कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाया करती थी। इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा था। सारे खेतों में मकई की फसल बोई हुई थी। जुगनू ने भी अपने खेत में 2 महीने पहले मकई के बीज बोए थे, लेकिन दादाजी की तबीयत की वजह से वो खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। उसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। उसकी मकई बिल्कुल भी ठीक से नहीं उगी, बल्कि उसके आसपास घास उगाई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।